हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुपर एमएस 91 पे। दोस्तों, आज से हम मध्यकालीन भारत के बारे में अध्ययन करेंगे। किस तरह मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम भारत पे आक्रमण किए और अपना साम्राज्य स्थापित किए। इस मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हम मुख्यतः दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत किस तरह से मुस्लिम आक्रमण हुए, शुरुआत कैसे हुई। देखिए दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? ये थे अरब के। कहाँ के थे? मूलतः अरब के। मतलब जब भी भारत पे पहली बार जब आक्रमण हुआ था मुस्लिम आक्रमणकारी के समय में, तो उस समय सबसे पहला जो मुस्लिम थे वो कहाँ के थे? वो अरब के थे। दूसरी, वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? मतलब भारत पे उसके बाद 711 में किसके नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया गया? उनका नाम था उबैदुल्लाह। क्या नाम था? उबैदुल्लाह। आप ध्यान रखिएगा, उबैदुल्लाह। क्या नाम था? उबैदुल्लाह। इसके बाद 712 ईस्वी में, वो 711 ईस्वी में था, ये 712 ईस्वी में है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर ठट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में कर लिया। देवल बंदरगाह, कभी आपसे प्रश्न पूछेगा मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के कौन से बंदरगाह पर अपना अधिकार कर लिया था, तो वहाँ पे आंसर बनेगा देवल बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? देवल बंदरगाह। दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ही जब भारत पे आक्रमण किया था तो इसका यह सफल आक्रमण था। कौन सा आक्रमण था? ये सफल, मुस्लिमों का ये सफल आक्रमण था जो भारत पे हुआ था। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अगला, सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की? ध्यान रखिएगा, सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की? मुल्तान पर। कहाँ पे प्राप्त की? मुल्तान पे, स्वर्ण नगरी पर, जिसको हम बोलते थे स्वर्ण नगरी। मुल्तान पे इसने क्या किया था? अपना यह विजय प्राप्त किया था। और अब जानते हैं देवल बंदरगाह पे इसने अधिकार भी कर लिया था मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जजिया कर प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पे प्रथम जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक कौन था? मुस्लिम संप्रदाय का व्यक्ति कौन था? उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है, सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? ऊँट पालना, खजूर की खेती। दोस्तों, सिंध क्षेत्र आप हमारे भूगोल के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। सिंध क्षेत्र कौन सा था, कहाँ पे था और किस तरीके से वहाँ पे अरबों द्वारा अपना वर्चस्व बढ़ाया गया और किस चीज़ का प्रचलन हुआ। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रचलन किसका हुआ? ऊँट पालना और खजूर की खेती करना, सिंध के क्षेत्र में। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? दूसरी बार जब पहले अरब आए, अरब के बाद फिर भारत में कौन आया? तुर्की आए। कौन आया? तुर्की। ध्यान रखिएगा, तुर्की या तुर्की के लोग आए। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तुर्की में अल्पतगीन गजनी के द्वारा तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत पर प्रथम तुर्की पहले अरब का आक्रमण हुआ, फिर तुर्की का आक्रमण हुआ। किसके द्वारा किया गया? भारत पर पहली बार तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा। ठीक है,
आप इसको याद रखिएगा, सबुतगीन गजनी के द्वारा। ये वीडियो आप एक बार अच्छे से, 2 बार अच्छे से अगर देख लेते हैं या पोज करके अपना एक सीट बना लेते हैं तो ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और ये सब्जेक्ट में या कह सकते हैं मध्यकालीन भारत में आपकी निपुणता बढ़ती जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? हमने बताया था आपको, मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इसने भारत पर सर्वप्रथम सबसे सफल आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। आगे चलते हैं। सबुतगीन ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत पर किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? सबुतगीन जो था भारत पे आक्रमण किया था, तुर्की था। ये कौन, कैसा था? तुर्की था। इसने भारत पे आक्रमण किया था तो उस समय किस हिंदू शाही शासक को इसने पराजित किया था? जयपाल को। किसको पराजित किया था? जयपाल को। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? जब इसने महमूद गजनवी ने भारत पे आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में और सोमनाथ मंदिर को लूटा था, उस समय भारत में किस शासक का, गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है उस समय उस क्षेत्र में कौन सा शासक था? वह था भीम प्रथम। कौन था? भीम प्रथम, जो उस समय छोड़कर चला गया था, डर से छोड़कर चला गया था। महमूद गजनवी ने उसे क्या किया? अच्छे से लूटा। महमूद गजनवी का उद्देश्य ही भारत में धन का लूटना था। क्वेश्चन पूछता है महमूद गजनवी का भारत में आने का क्या उद्देश्य था? बस धन को लूटना था। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से लेकर 1025 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया। भारत पे कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि यहाँ साम्राज्य स्थापित करना था। उसका बस एक ही उद्देश्य था, किस तरीके से हम भारत में या भारत से ज़्यादा धन लूट सके, न कि साम्राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, देखते हैं आगे के टॉपिक को। लिखा है महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? जो महमूद गजनवी था उसके साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अलबरूनी। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अलबरूनी। इनकी पुस्तक है अलबरूनी की किताबुल हिंद। उतबी भी उस समय इनके समकालीन थे, उनकी बुक है किताबुल यामिनी, और फिरदौसी भी इनके समकालीन ही थे जिनकी बुक है शाहनामा। ये जो तीनों बुक हैं दोस्तों, एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछा है। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है या किसकी रचना है? यह रचना है फिरदौसी की। किताबुल हिंद, तहकीक ए हिंद भी इसको कहते हैं, तहकीक ए हिंद भी इसको कहते हैं। अलबरूनी की किताब को किताबुल हिंद भी कहते हैं, तहकीक ए हिंद भी कहते हैं। और उतबी की पुस्तक जो है वो किताबुल यामिनी। दोस्तों आप इसे ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से ये चीज़ पता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पे प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? वर्ष 1175 में मुल्तान पर। किस पे किया गया? मुल्तान। इसी मुल्तान पे आप जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण करके इसे पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, 1175 ईस्वी में महमूद गजनवी ने फिर इस पर क्या किया? आक्रमण किया। महमूद गोरी, गजनवी की बात हो गई, गोरी की बात देखते हैं। महमूद गोरी को वर्ष 1178 में अनहिलवाड़ा पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? भीमदूती। किसके द्वारा? भीमदूती। मोहम्मद गोरी को 1178 में पराजित किया गया। किसने किया मोहम्मद गोरी को पराजित? भीमदूती ने किया, जो मूल राज का शासक था। मूल राज का क्या था? वो शासक था। ठीक है ना, उसने क्या किया? पराजित किया। तराइन का प्रथम युद्ध, ध्यान रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध या द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध, यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान कहें या पृथ्वीराज तृतीय कहें, को दोनों का मतलब एक ही है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वी तृतीय। ठीक है, देखते हैं तराइन के जो युद्ध हुए थे दोनों,
ठीक है, देखिए तराइन का युद्ध, जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों वो 1191 में हुआ था। यह मोहम्मद गोरी यहाँ पे क्या हुए थे, पराजित हुए थे। जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में पहला युद्ध हुआ था वह 1194 ईस्वी में हुआ था और यह तराइन दोस्तों हरियाणा में है। मोहम्मद गोरी वहाँ पे पराजित हुए थे। द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1192 अगले साल ही हो गया, जो मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और वहाँ से भाग गया, निकल गया। उसके बाद से उसने फिर अपनी सेना तैयार की और मोहम्मद क्या कहते हैं पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण किया। फिर मोहम्मद गोरी वहाँ पे क्या हो गया, विजयी हो गया। अब वहीं से इसका पिटारा शुरू हुआ और भारत पे यह अपना वर्चस्व बढ़ाने लगा। देखते हैं मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया, चंदावार के युद्ध में। कौन सा, चंदावार के युद्ध में 1194 में यह युद्ध हुआ था। थोड़ा सा आपको हम बताना चाहते हैं, यहाँ पे 4 युद्ध हुए थे, जैसे कि चंदावार के युद्ध में 1194 में पराजित किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे जो मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगर आपसे प्रश्न पूछता है मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासक के समकालीन थे, तो आपका आंसर क्या होगा, मोहम्मद गोरी। किसके, मोहम्मद गोरी। आगे देखते हैं दोस्तों, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवी लक्ष्मी की आकृति आप जानते हैं मुस्लिम संप्रदाय में या मुस्लिम साम्राज्य में यहाँ पे देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई गई सिक्कों पे। वह कौन था शासक, वह शासक था आपका मोहम्मद गोरी। ठीक है, बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का एक साधारण दास था। बख्तियार खिलजी क्या था, एक दास था। किसका था, मोहम्मद गोरी का, जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमाशील विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, नष्ट कर दिया। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, नष्ट कर दिया। तो क्वेश्चन बनता है नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, बख्तियार खिलजी ने। किसने नष्ट किया था, बख्तियार खिलजी ने। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई उसके पश्चात साम्राज्य पे किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित कर दिया गया, यालदौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखा है भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, अरबों द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास इतनी रही। कल से हम दिल्ली सल्तनत पढ़ना शुरू करेंगे और हम समझेंगे किस तरीके से दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होगी। धन्यवाद दोस्तों।